इतने इतने बड़े डिस्कोर्स, ये मोनोपलीज हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है मोनोपली को तोड़ना। तो अगर आपने इतने ही बड़ों को प्राइवेटाइज कर दिया तो आप मोनोपली को तोड़ नहीं रहे हैं। आप मेयरली व्हाट यू डूइंग इज कि आप गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं मोनोपली चलाओ। आप क्या करने जा रहे हैं? इतने इतने बड़े जो हैं मोनोपलीज उनको बेचने जा रहे हैं। मेरा पॉइंट हमेशा से ये रहा है कि इसको आप छोटे ब्रेकअप करें। आप प्राइवेट सेक्टर से आए मोहम्मद अली साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप इसको क्यों मोनोपलीज को आप प्राइवेटाइज करें एज मोनोपलीज? KESC का आपके सामने नहीं है। Why are you doing this? पब्लिक सर्विस का कल्चर अब रहा नहीं। बड़े से बड़े ओहदेदार भी जो है वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के पीछे काम कर रहे हैं। आप इकोनॉमिक पॉलिसी देखिए, आप हर शोबे में ऑटोमोबाइल्स देख लीजिए, सीमेंट देख लीजिए, शुगर देख लीजिए, IPP सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो इस वक्त Cartels. हो रहा है वो IPP में हो रहा है, मतलब एंड नोबडी इज डूइंग एनीथिंग। एक तो NFC, 18th अमेंडमेंट और ये न्यू प्रोविंसेस एंड लोकल गवर्नमेंट, ये चार चीजें, ये तो एक ही चीज है। गोल हमारा है कि एक आम आदमी की दहलीज पे पहुंचे हैं सहूलियात। सो आई रियलाइज कि भाई अब चार जो सूबे हैं वो नीचे नहीं जाने दे रहे इख्तियारात। तो आप 4 की 30 बना देंगे तो वो क्यों जाने देंगे? सोल्यूशन मैंने ये निकाला कि भाई आप ये जो आपके 150 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, इनको सूबे बना दें। अगेन नो रॉकेट साइंस, थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। पता नहीं कभी हम नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन जाते हैं, कभी हम दुनिया की सुनाई कराने लगते हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए भाई, अपने अंदर भी तो देखना चाहिए ना। मेरा पॉइंट ये है कि आप ये प्रोविंसेस के खड्डे से निकलें, आप फेडरेशन रखें और जिले जो हैं 150 जिले उनको प्रोविंसेस बना दें। इससे बहुत मसाइल आपके हल हो जाएंगे। पाकिस्तान का बजट मेकिंग मैं तो बहुत दफा बता चुका हूँ कि इट्स अ लॉपसाइडेड कान इधर से पकड़ने वाली बात है। पाकिस्तान का बजट, असल बजट ऐसे बनता है कि आप अपने रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करते हैं, इनकम बताते हैं कि मेरी ये इनकम है, मैं इतना कमाता हूँ और मैंने इसके मुताबिक अपना खर्चा करना है। पाकिस्तान का उल्टा हिसाब है। पाकिस्तान में पहले खर्चे लिखे जाते हैं कि हमारे खर्चे इतने हैं, उसके बाद कहते हैं जी कि ये इतनी इनकम है, तो बैलेंस जो है वो लोन ले लो। अगर आप चेंज चाहते हैं तो इस बजट को स्क्रैप करना पड़ेगा, एक नया बजट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की एक नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में फिर से प्राइवेटाइजेशन के बहुत सारे जो मंसूबे हैं उनका हुकूमत की तरफ से और खुसूसन जो वजीर हैं बराए प्राइवेटाइजेशन उनकी तरफ से इंदिया दिया जा रहा है। ये प्रपोजल्स जो हैं ये कितनी कारआमद हैं, कितनी अहम है, इनके ऊपर बात करेंगे। और फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम देखेंगे एक नई डिबेट छिड़ी हुई है 28वीं तरमीम के हवाले से नए सूबे बनाने के लिए। और अगरचे के बहुत से पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि नए सूबे होने चाहिए, लेकिन उसका प्रोसेस और वो किस तरीके से इसके ऊपर अमल होना चाहिए, इसके ऊपर अभी कोई कंसेंसस नहीं है। तो ये हम देखेंगे कि इस वाले पूरे इशू को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में अगर हमारे पास वक्त हुआ तो हम एक दो और मौजूआत हैं उनका भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हारून भाई वेलकम बैक, और काफी अरसे बाद हम इकट्ठे हो रहे हैं। आपके यूजुअली अब जो है लंबे और इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज जो हैं वो मेरे ख्याल से एयर होते रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बजट के बाद भी एक हमारी एक कॉन्वर्सेशन हो ऑन व्हाट द बजट सेज और डज। तो लेकिन सबसे पहले तो जरा प्राइवेटाइजेशन की बात हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड टू सी यू रजा। मैं तो आपको हर प्रोग्राम में याद करता हूँ और मुझे फीडबैक भी आता है कि जी वो आप रजा रूमी वाला प्रोग्राम वो काफी देर हो गई है। सो आई थिंक वी शुड कंटिन्यू डूइंग दिस इन बिटवीन द अदर शोज दैट वी आर डूइंग। बट ऑब्वियसली फॉर जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए जरूरी है जानना कि आप वो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं पीछे आप बैठे होते हैं, तो प्रोडक्शन आप ही कर रहे होते हैं। तो अच्छा, आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की तो रजा, मैंने अक्सर प्रोग्राम्स में ये बताया है कि मैं समझता था कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है वो अब कोई सीधी तरफ चल रहा है। मैं बार बार कहा है कि मैं जानता नहीं हूँ वजीर साहब जो हैं उनके, और मैं समझता था कि अच्छा आई मीन he's got a good head on his shoulders। वो PI की हुई है प्राइवेटाइजेशन, वो कैसी हुई है अभी तो आई ऑनेस्टली आई स्टिल डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू कमेंट ऑन इट। तो ये तो अब देखेंगे अगले सालों में कि PI की परफॉर्मेंस क्या होती है और क्या उसका क्या वो स्ट्रक्चर जो बनाया है। I'm still not very sure about उसकी इतनी 100% डिस्क्लोजर अभी तक मुझे लगता है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी अभी तक हुई नहीं है। तो perhaps they need to do a better job in laying out exactly प्राइवेटाइजेशन कैसे हुई है, और perhaps जिन्होंने लिया है उसको उनको चाहिए कि वो जरा इलेबोरेट करें कि जी ये दिस इज द एग्जैक्ट डील दैट हैपेंड और ये हमारा प्लान है। अभी तो समझ नहीं आ रही है। वो आप टिकट बुक कराने जाएं PI की लंदन से लाहौर की, तो वो तो आपको टर्किश एयरलाइंस पे डाल देते हैं।
तो एनी हाउ, सो पॉइंट आपका ये है, उसकी तरफ आते हैं कि देखें अब वो करने जा रहे हैं डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन। अब रजा, मैंने बार बार पहले भी कहा है कि देखें हमारी जो एक नेशनल जिसको कहेंगे ना एक आदत सी बन चुकी है, और ये एक बड़ी एक मैं समझता हूँ कि खुशाइंद बात नहीं है कि हम थिंक थ्रू नहीं करते प्रोसेस को। देखिए हर काम करना, इस लफ्ज का मतलब है प्रोसेस। प्रोसेस जो है वो डिफाइन करना पड़ता है साइंटिफिक तरीके से। दुनिया में अगर कोई साइंटिफिक तरीके से एग्जिस्ट करना है आपने, तो उस हर चीज का एक प्रोसेस होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है। मतलब आप इंजीनियर हैं तो वो आप बकायदा उसकी ड्राइंग बनाएंगे, उसका एक पूरा फॉर्मूला बनाएंगे, उस एक तरीका कार है कि और स्टेप बाय स्टेप, चेन बाय चेन वो चेन जोड़ी जाती है कि भाई ये पहला स्टेप है सीढ़ी का, फिर पहले दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप पहले पे हैं तो आप 16वें पे चले जाएं, कुछ भी नहीं होगा। सो यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। और ये बहुत लैकिंग है हमारी जो है ना नेशनल साइकी के अंदर, कि हम थिंक थ्रू नहीं करते, प्रोसेस इवेल्युएट नहीं करते, जिसकी वजह से थिंग्स लाइक कई चीजें हैं। मैं दो एग्जांपल्स अक्सर देता हूं। एक तो ये है कि 18th अमेंडमेंट जबरदस्त आइडिया था, लेकिन क्योंकि थिंक थ्रू नहीं किया, क्योंकि हमने ये नहीं सोचा कि भाई फेडरेशन नीचे डिवॉल्व कर देगी तो आगे प्रोविंसेस डिवॉल्व करेंगे, तो फिर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, ये सोचा ही नहीं। वो इतना अच्छा आइडिया जो है वो बर्बाद हो गया। अब सारी जो है ना मोस्ट ऑफ द पीपल सेइंग कि ये जब से 18th अमेंडमेंट हुई है मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, अब इसी तरह जो आईपीपीस का मसला है, ये आपको याद है 20 साल पहले ये हाल था, मतलब 15 साल पहले, कि बहुत प्रॉब्लम थी। बिजली वाज नंबर 1 इशू ऑफ पाकिस्तान, और यही कहते थे कि वो लीडर जो कि बिजली के इशू को सॉल्व करेगा वो सबसे पॉपुलर होगा। तो वो सोचे समझे बगैर हर तरह चारों तरफ आईपीपीस का जाल बिछा दिएगा, और ये नहीं सोचा कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। बस उसका फोकस ये था बस बिजली दो, इस वक्त बिजली दो। सो ये प्रोसेस जो है ये बड़ा जरूरी है। तो रजा इसी तरह से, सॉरी मैं थोड़ा लंबा समझाने में, लोगों को ये इंपॉर्टेंट है समझना कि डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन, देखिए डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन, अगर आपने ये इतने बड़े डिस्कोर्स, अगर ये मोनोपलीज हैं, ये इन इटसेल्फ मोनोपली बन चुके हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है मोनोपली को तोड़ना। तो अगर आपने इतने ही बड़ों को प्राइवेटाइज कर दिया तो आप कुछ नहीं, आप मोनोपली को तोड़ नहीं रहे हैं। आप मेनली व्हाट यू डूइंग इज कि आप गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं मोनोपली चलाओ, जैसे केईएससी है। केईएससी इज इन इटसेल्फ अ मोनोपली, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। तो अब मैं आपको एग्जांपल एक देना चाहता हूं कि अमेरिका की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसा अमेरिका में, कैन यू बिलीव, ये 33 करोड़ की आबादी है, 160 मिलियन 16 करोड़ कस्टमर है बिजली के, और 3000 से ज्यादा, रजा 3000 से ज्यादा बिजली की कंपनियां हैं अमेरिका में। और वो जो टॉप 10 है जो बहुत बड़ी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी जो है फ्लोरिडा पावर एंड लाइट, एफपीएल उसको कहते हैं, 5.8 मिलियन कस्टमर्स हैं। सदर्न कैलिफोर्निया एडिसन 3.7, कॉमनवेल्थ एडिसन 3.2, कंसोलिडेटेड एडिसन 3.1, जॉर्जिया पावर 2.7 मिलियन, पीजी&ई कैलिफोर्निया 2.1 मिलियन, ड्यूक एनर्जी फ्लोरिडा 2 मिलियन कस्टमर्स हैं इनके, और 3000 हैं। ये मैं आपको टॉप की जो 7-8 है वो बताइए। अब मैं आपको पाकिस्तान का हाल बताऊं। ये 3 डिस्कोस प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, जिसमें से एक आईएसको है इस्लामाबाद है, दूसरा फेस्को है, तीसरा गैपको गुजरावाला। तो जनाब आप सुन, आईएसको के 41,000 41,500 कस्टमर्स हैं। वो अमेरिका की टॉप आप देखें, वो 20-30 लाख से ज्यादा नहीं है, और ये टॉप के 8 अमेरिका में 3,000 से ज्यादा है। यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद जो है वो 41.5 लाख कस्टमर्स हैं उनके। उसके बाद फेस्को 48 लाख कस्टमर्स, गुजरावाला 38 लाख कस्टमर्स। मतलब ये कंपनियां तो अमेरिकन कंपनियों से भी बड़ी हैं। तो आप क्या करने जा रहे हैं, आप ये मोनोपलीज जो है इन्हीं को आप बेचने जा रहे हैं। भाई आप जो सक्सेस मॉडल्स हैं दुनिया के वो देखें कि अमेरिका में वो किस तरह एफिशिएंट हुआ। अमेरिका ने कंपटीशन क्रिएट किया, उसने इतनी ज्यादा यूटिलिटी कंपनीज बना दी हैं कि वो आपस में कम्पीट भी करती हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है, एफिशिएंसी भी बेहतर होती है, और कंज्यूमर को प्राइस भी जो है वो बेहतर मिलती है। आप क्या करने जा रहे हैं, इतने बड़े जो हैं मोनोपलीज उनको बेचने जा रहे हैं। उससे नंबर 1 तो ये होगा रजा, मेरा पॉइंट हमेशा से ये रहा है कि इसको आप छोटों में ब्रेकअप करें। सो फॉर इंस्टेंस आईएसको जो है इस्लामाबाद ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, उसको मेरा पॉइंट ये है कि आप उसको इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम 5 से 6 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बनाएं उसकी, और ईच वन जो है वो तकरीबन 7 से 8 लाख को सप्लाई करे कस्टमर्स को।
गुजरांवाला को मेरा पॉइंट ये है कि गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, ये 5 से 6 कंपनी होनी चाहिए। अगेन 6 से 7 लाख कंज्यूमर होने चाहिए। फैसलाबाद को फैसलाबाद, सरगोदा, झंग, चिन्योट, खुशाब, भक्कर, मियांवाली, टोबा टेक सिंह, 7 से 8 कंपनियां होनी चाहिए, तकरीबन 6 से 7 लाख कंज्यूमर होने चाहिए। सो ये अब मैंने सारा कुछ ये मोहम्मद अली साहब को रिसर्च करके बता दिया है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, इसका क्या फायदा होगा आपको? मोहम्मद अली साहब, आपको फायदा होगा, आपको ज्यादा बिडर मिलेंगे, बजाय आप मोनोपलीज जो हैं उसके लिए आप कंग्लोमरेट्स बनाएं, सबको इकट्ठा करके, क्योंकि बाहर से तो किसी ने आना नहीं है। जैसे पीआई को आपने बेचा, सारे जो ओलिगार्ड्स हैं उनको इकट्ठा करके तो उनको बेच दिया आपने। तो ये आप छोटी करें ताकि लोकल जो लोग हैं उनके पास फाइनेंशियल वेयरविदाल हो इनको खरीदने का। लोकल ओनरशिप होगी, ज्यादा बिडर्स होंगे, इससे कंपटीशन क्रिएट होगा, आपको प्राइस बेटर मिलेगी, इसकी मैनेजमेंट आसान होगी, और फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो इसके ऊपर कम जो है वो होगा। अगर आपकी बिडिंग इस तरह से होगी, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई सिंगल बायर जो है वो कंट्रोल नहीं करेगा कंज्यूमर्स को। परचेज प्राइस इसकी इवेंचुअली जो है वो, क्योंकि कंपटीशन होगा, वो बेहतर होगी, अकाउंटेबिलिटी बेहतर होगी, मैनेजमेंट आसान होगी। और ये नहीं होगा कि अगर एक बैठ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तो सारा का सारा एरिया जो है वो 50 लाख लोग हैं वो पावर के बगैर होंगे, क्योंकि आपकी छोटी छोटी यूनिट्स होंगे, तो वो सारे का सारा एरिया इफेक्ट नहीं होगा, छोटा एरिया इफेक्ट होगा। सो फोकस ये करना चाहिए 6 से 7 लाख कस्टमर हो, इसमें आप ब्रेकअप करें, उनको आप प्राइवेटाइज करें। बॉटम लाइन ये है कि जनाब, मैं कह रहा हूं कि आप 3 मोनोपलियां उससे चेंज हैंड गवर्नमेंट से छोड़ के किसी बड़े पाकिस्तानी ग्रुप को दे दें, उससे बेहतर है कि आप 20 के करीब 20-22 छोटी कंपनियां बनाएं, ताकि और लोग आए, कंपटीशन क्रिएट हो, एफिशिएंसी क्रिएट हो, प्राइस कंज्यूमर के लिए कम हो। जी, हारून भाई, आपने ये मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त नुक्ते उठाए हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि उनको आई होप के मिनिस्टर साहब को इस तरह की एडवाइस भी दी जा रही हो। लेकिन क्या इसमें ये वाला एक मोटिव हो सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके जो एक्टर्स हैं वो भी ये चाहते हो कि जी डिस्को सब एज मोनोपोलीज ही हमें मिले, क्योंकि उनका बिजनेस एडवांटेज जो है ये उनको दिखाई देता हो, कि उनको ज्यादा रिटर्न्स आने की उम्मीद हो। अब इन दो के इस तरह की वो जो होती हैं कैलकुलेशंस, वो अक्सर ठीक नहीं साबित होती। लेकिन कहीं ऐसा ये तो नहीं है कि ये प्रो चंद एक ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, वही 8-10 ही तो कंसोर्शियम्स हैं या ग्रुप्स हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, और तो बाहर से तो लोग आते भी नहीं है। तो ये वाला फैक्टर तो नहीं अपने ख्याल से एट प्ले है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इंटरेस्ट ही नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर का? पहली तो मैं 100% आपने बिल्कुल सही बात की है। एक्चुअली इसके अंदर तो मुझे फॉर फैक्ट पता है, मुझे नहीं सबको पता है कि इसके अंदर तो जो प्राइवेट बड़े बड़े हमारे वहाँ पे बिजनेस ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपने बोर्ड्स के ऊपर अपने बंदे बिठाए हुए हैं, प्रॉक्सीज बिठाए हुए हैं, और वो इंटरेस्टेड है ये खरीदने के अंदर। तो मैं ये जैसे कि कह रहा हूँ कि देखें, ये अभी मोनोपलीज हैं, बड़ी बड़ी मोनोपलीज हैं जो गवर्नमेंट चला रही है। आप मोनोपलीज को बजाय खत्म करने के, आप मोनोपलीज किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देंगे, ये तो कोई हल नहीं है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, उसके अंदर बिजनेस ग्रुप्स बैठे हैं, वो ताक लगा के बैठे हुए हैं कि ये जी हमने खरीदना, और ये जो 3 हैं ये तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जो सबसे पहले ये करने जा रहे हैं। उसके बाद मैंने सुना है हैदराबाद सेक्टर के बारे में भी सोच रहे हैं, कोयटा के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन तरीकाकार जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो बाकी आपकी वो जो बात है कि देखिए, जितना छोटा होगा रजा उतना अफोर्डेबल होगा, लोकल और पार्टीज आएंगी बीच में। ये तो है। तो अब मुझे बताएंगे रजा, इसमें क्या है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अभी मुझे समझ नहीं आती। मैं भी गवर्नमेंट में रहा हूँ रजा, मतलब मैं फेडरल गवर्नमेंट में भी रहा हूँ, प्रोविंशियल में भी रहा हूँ। मैं जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो था मैं उसके ऊपर मैं कहता था भाई मुझे आप चैलेंज करें, आर्ग्यू करता था, मैं कन्विंस करता था। तो और जब मैं ऐसी पॉइंट पे पहुंच गया कि जब मैंने देखा कि भाई मेरी बात नहीं सुनी जा रही, तो मैं छोड़ दिया, मैंने रिजाइन कर दिया। तो भाई साहब, अगर आप प्रॉपर्ली नहीं कर सकते तो रिजाइन कर दें, लेकिन कम से कम लोगों को तो बताएं ना कि सही तरीका क्या है। आप प्राइवेट सेक्टर से आए मोहम्मद अली साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, आप इसको क्यों क्यों मोनोपलीज को आप प्राइवेटाइज करें एज मोनोपलीज? केईएससी का आपके सामने नहीं है, व्हाई आर यू डूइंग दिस? वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चंस। देखिए हारून भाई, मसला ये है कि आप भी गवर्नमेंट में गए थे, लेकिन एक फर्क था, आप पैसे बनाने नहीं गए थे। देखे ना, ये मसला ये है, हमारे यहाँ लोग गवर्नमेंट में क्यों जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या इवन आपने देखा होगा जर्नलिस्ट को बड़ा शौक होता है मिनिस्टर लग जाएं या कोई केयर टेकर गवर्नमेंट में आ जाएं।
उसकी मोटिवेशन एक तो ऑब्वियसली होती है कि जरा सी आपकी इज्जत स्टेटस वो बढ़ता है, लेकिन प्राइमरीली अब जो पाकिस्तान बन गया है उसमें तो दौलत वो होता है। अब उसमें मैं इनकी बात नहीं कर रहा मिनिस्टर साहब को, इससे मुझे किसी को भी ऊपर नहीं सवाल उठाना चाहिए, लेकिन मैं इन जनरल आपको ये बात कर रहा हूँ कि पब्लिक सर्विस का कल्चर अब रहा नहीं। बड़े से बड़े ओहदेदार भी जो है वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के पीछे काम करें। आप इकोनॉमिक पॉलिसी देखिए, आप हर शोबे में ऑटोमोबाइल्स देख लीजिए, सीमेंट देख लीजिए, शुगर देख लीजिए, मतलब एक पूरी लिस्ट है। आईपीपी सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो इस वक्त कार्टेल्स धोखा हो रहा है वो आईपीपीस में हो रहा है, मतलब। और एंड नोबडी इज डूइंग एनीथिंग। बिलियंस ऑफ रुपीस आप जो टैक्स आप जनरेट का आपका बिजनेस का करता है पाकिस्तान में, वो उसका अच्छा खासा बेशतर हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है और वहां से वो आईपीपीस को जा रहा है अरबों रुपए बगैर प्रोड्यूसिंग। तो मसला तो ये भी है पाकिस्तान में। बहरहाल पॉइंट ये है, देखिए ना, मोहम्मद अली साहब एक क्लीन बंदे हैं, उनकी रेपुटेशन अच्छी है, प्रोफेशनल बंदे हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर से आए हैं, तो हम होप करते हैं कि उन जैसे बंदे जब आए तो भाई आप मुल्क का मफाद सामने रखें। आप ये इंटरेस्ट ग्रुप्स अगर आप नहीं कर सकते तो आप रिजाइन करें, आपकी इज्जत और ज्यादा होगी। अगर आपने वहां पे रहना है तो प्लीज रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। थिंक थ्रू द प्रोसेस। आप उसको चेन को डेवलप करें, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को सोच समझ के ये करें। ये आप जो करने जा रहे हैं, आप जंप लगा रहे हैं, पहले सीढ़ी के पहले स्टेप से आप 16वें पे पहुंचना चाह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। यस, बिल्कुल। मैं तो आपसे अग्री करता हूं कि जब आपको अगर आपको प्रेशर आए या कोई इस तरह से करे तो इस्तीफा देना बेहतरीन काम होता है आपके, मतलब अगर आपको ये तो अच्छे खासे प्राइवेट सेक्टर के फर्द हैं, इनको क्या फर्क पड़ेगा अगर ये दोनों इस्तीफा ज्यादा लोग बैठे हुए ना यहाँ पे ये भी मसला है, ये भी मसला है। तो हारून भाई जरा बढ़ते आगे, सूबों की तरफ आ जाते हैं। आपने थोड़ा सा तो वो जिक्र किया पहले कि 18वीं तरमीम के जो फ्लॉज से रश्ड जिसे कहा जाता है कि नहीं थॉट थ्रू प्रोसेस ना हुआ, तो अभी भी आपको पता है कि 28वीं तरमीम के ऊपर ये फटा, एक तो एनएफसी अवार्ड के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपीपी इन पर्टिकुलर, क्योंकि जरदारी साहब जो है वो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो नहीं मान रहे कि जी मजीद सूबों के लिए मजीद सूबे बने और एनएफसी अवार्ड रिवाइज हो। इन दोनों के ऊपर अब वो यही है कि बार्गेन ये हो रहा है कि कौन सी चीज पहले हो जाएगी, एक को ड्रॉप कर देंगे जो हमें इतलात मिल रही हैं। लेकिन बहरहाल सूबों की डिबेट बड़ी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि बड़े सालों से बल्कि दहाइयों से ये बात होती आई है कि जी पाकिस्तान के सूबे और होने चाहिए, ये अनमैनेजेबल हो गए हैं और इसलिए एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हमें और चाहिए। ईरान का हवाला दिया जाता है, मलेशिया का दिया जाता है और जगहों का दिया जाता है। तो एनीवे आज के कॉन्टेक्स्ट में जरा आप बताएं कि आप क्या समझते हैं। बल्कि मुझे याद है कि आपने तो उसके ऊपर काम भी किया था नए प्रोविंसेस के हवाले से, एक पूरा पेपर मेरे ख्याल से एक पूरी रिसर्च आपने मुरतब की थी, तो थोड़ा सा उसका भी जिक्र करें सॉल्यूशंस वाले हवाले से, और फिर उसके बाद जो आज की डिबेट है उसके ऊपर बताइए जरा थोड़ा सा। देखिए रजा, ये काफी साल पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था प्रोविंसेस के ऊपर, तो मैं रिसर्च करते वक्त एक तो दूसरी प्रॉब्लम रजा ये ना, रिसर्च नहीं होती यहाँ पे। अब मैं जब रिसर्च करते करते जब मैं प्रोविंसेस डिफरेंट कार्व किए, मैंने डिविजन्स, जो आजकल बातें हो रही, पहले डिविजन्स को देखा, वो मॉडल के भी अगर डिविजन्स बन जाए पाकिस्तान की, वो उनको प्रोविंसेस में कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। तो वो उस अगेन इस प्रोसेस के थ्रू, बिकॉज जब आप रिसर्च करते हैं तो यू आर गोइंग थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस, उस प्रोसेस ने मुझे ये रियलाइज कराया कि यार एक सेकंड, वेट मिनट, एक तो एनएफसी, 18th अमेंडमेंट और ये न्यू प्रोविंसेस एंड लोकल गवर्नमेंट, ये चार चीजें, ये तो एक ही चीज है असल में। तो ये चारों चीजें जो हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, हम कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद बशीर की दहलीज तक पहुंचे, यानी कि बिल्कुल लोकल लेवल पे इख्तियारात की मुंतकली। दिस इज द असल बात ये है। ये चारों चीजें कंफ्यूज हो गया, ये चार डिफरेंट चीज असल में एक चीज है। गोल हमारा है कि एक आम आदमी की दहलीज पे जो है वो पहुंचे सहूलियात। अच्छा, तो जब मैंने ये देखा कि अभी हो ये रहा है कि प्रोविंसेस जो हैं, हर प्रोविंस की अपनी एक लॉजिक है। सिंध कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो ये तो मदरलैंड है हमारा, इसके ऊपर तो ये तो हमारी गर्दन से छुरी हो रही। बलोचिस्तान जो है वो उसके अपने मसाइल चल रहे हैं, आपको पता ही है उधर क्या हो रहा है। केपी के
उधर तो वो फाटा उसके अंदर मर्ज कर दिया गया, तो व्हाट टू टॉक अबाउट उसके फर्दर। पंजाब कहता है कि भाई हमारा क्या कसूर है, बाकियों की भी बात करें तो हम भी बात कर लेते हैं। तो इसलिए ये फंसा हुआ है मामला। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि इलेक्शंस होती है, पंजाब इतना बड़ा है कि बेसिकली जो पंजाब चाहेगा वो होगा। वो फेडरेशन जो है पंजाब का इतना ज्यादा, उसके अंदर 50-60% रोल है कि जो पंजाब के वोटर्स चाहेंगे, इवेंचुअली जब भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस हुए तो वही होगा जो पंजाब के लोग चाहेंगे। तो बाकी 3 सूबों का भी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि जी फिर हम छोटे सूबा, हमारी क्या से हुई। तो अब ये सारा कुछ, फिर सेनेट भी इसलिए बनी है क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है वगैरह। तो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, देखिए इशू ये है कि मोहम्मद बशीर की दलील पे सहूलियात पहुंचे, ये इशू है, इसको कैसे करना है। तो मैंने रियलाइज किया कि ये क्यों नहीं होता। 18th अमेंडमेंट आ गई, क्यों सूबों के पास पावर आ गई और सूबों ने क्यों नहीं नीचे जो है मुंतकली की। इसके अंदर तो मैं पर्सनली इन्वॉल्व था, मैंने बहुत आवाज उठाई और मैं तो लड़ता था अपनी लीडरशिप के साथ। करिए आप ये लोकल गवर्नमेंट्स को, आप LGO 2001 बड़ा जबरदस्त इकदाम था, उसको रैप अप करने की बजाय उसको बेहतर करने की जरूरत थी। तो लेकिन रजा, वो मेरे आंखों के सामने जो है ना ये डिस्ट्रॉय लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को किया गया डिलिबरेटली, जानबूझ के। एंड आई रियलाइज कि ये तो ओलिगार्क्स हैं हमारे मुल्क के अंदर, बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, वो उन्होंने इतना माल बना लिया हुआ और उनके इंटरेस्ट में ये है कि ये बड़े सूबे रहे और हर किसी ने एक एक सूबा जो है ना अपने पास ले लिया। और वो बेसिकली इट्स लाइक एन एम्पायर फॉर देम, इट्स लाइक अ बिजनेस एम्पायर फॉर देम, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। उसमें पावर भी आ जाती है, बिजनेस भी आ जाता है, पैसा भी आ जाता है, हर चीज आ जाती है, एक्सपोजर भी आ जाता है और रिकग्निशन भी आ जाती है। और लोग जो है बेचारे वो मासूम हैं, उनको अपनी रोजी रोटी की पड़ी होती है, वो उनको पता ही नहीं इश्यूज क्या है। वो तो हर वक्त यही कह रहे हैं कि जी इंतजार हो रहा है कि क्या पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे, जो कि कभी भी नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि आपका सारा जो है ना वो लीड कैप्चर, सारा माल जो है ये ऑलिगार्क्स ले जाते हैं, बड़ी बड़ी जो फैमिलीज हैं ये ले जाती हैं। अच्छा, अब सो आई रियलाइज कि भाई अब 4 जो सूबे हैं वो नीचे नहीं जाने दे रहे इख्तियारात। तो आप 4 की 30 बना देंगे, तो वो क्यों जाने देंगे नीचे इख्तियार, वो भी नहीं जाने देंगे। इस वक्त अगर पाकिस्तान की 20 फैमिलीज हैं जो कि इस सारे सिस्टम को चला रही हैं और उसके प्रोपोनेंट्स हैं, तो जब आप 30 सूबे डिविजन्स को बना देंगे सूबे, तो वो 20 की बजाय 50 फैमिलीज हो जाएंगी। लेकिन वो क्यों चाहेंगे कि नीचे इख्तियार जाएं, क्योंकि जब नीचे इख्तियार देंगे तो उनके इख्तियार कम हो जाते हैं, इसलिए पैसा उनके पास कम हो जाता है, पावर कम हो जाती है, क्योंकि पुलिस भी नीचे देनी पड़ेगी फिर। तो पुलिस तो रजा आपको पता ना, पुलिस वाले थले ना होते फिर की मजा हुक्मरानी। बिल्कुल। So I realize कि issue is not the creation of province, issue is कि local government को कैसे किया जाए। और आप जितने मर्जी सूबे बनाए, इन लोगों ने नहीं होने देनी लोकल गवर्नमेंट। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, सोल्यूशन मैंने ये निकाला कि भाई आप ये जो आपके 150 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, इनको सूबे बना दें। जब आप 150 डिस्ट्रिक्ट्स को सूबे बनाएंगे तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी लोकल गवर्नमेंट का मसला हल हो जाएगा डायरेक्टली वहां पे। सो ऊपर फेडरेशन है, नीचे डिस्ट्रिक्ट्स को सूबे बना दिया आपने, तो वो ऑलरेडी ये इससे जो है वो आपका फाइनेंस जो है वो नीचे पहुंच जाता है, पुलिस जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो सूबा बन जाएगा उसकी हो जाएगी। सो ऑटोमेटिकली आपका ये जो है ना मोहम्मद बशीर की दहलीज तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन उसके बहुत करीब पहुंच गए। और रहीम यार खान में कोई इशू खड़ा हुआ है तो आपको लाहौर नहीं आना पड़ेगा, आप रहीम यार खान में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ा तो ये। दूसरा ऐसा ये हुआ कि जो फॉल्ट लाइंस हमारी हैं, एथनिक फॉल्ट लाइंस हैं, मैं जी मैं पंजाबी हूँ जी, मैं सिंधी हूँ जी, मैं फलाना हूँ, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके 4 सूबे नहीं, अब आपके 150 सूबे हो गए। अच्छा, तीसरा कि ये जो आपकी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं ये सारी खत्म हो जाएंगी। ये BLA वगैरह जो है ये तो पूरा ये कहते हैं कि बलोचिस्तान, और भाई बलोचिस्तान तुम्हारा नहीं, हमारा किसी का नहीं, हम सबका है। और बलोचिस्तान के अंदर जितने भी प्रोविंसेस हैं वो 30-35 प्रोविंसेस जो भी हैं वो भी बलोचिस्तान के हैं। इससे आपकी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स खत्म हो जाएंगी, इसके आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर होगा, इससे आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपके मोहम्मद बशीर के करीब पहुंच जाएगी, इससे आपकी टैक्सेशन जो है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बेहतर हो जाएगी, कलेक्शन भी बेहतर हो जाएगी। मतलब इतने इसके हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा दुनिया में क्या होता है, तो रजा बांग्लादेश 18 करोड़ की आबादी, यू नो, कैन यू बिलीव इट कि वहां पे इलेक्शन जब होते हैं एक फेडरेशन का इलेक्शन होता है और दूसरा जो है उनकी डिस्ट्रिक्ट 64 डिस्ट्रिक्ट हैं वो, और उनके 495 जिले हैं।
तो उनके इलेक्शन फेडरेशन के होते हैं और फिर 495 जिलों के होते हैं, उपाजिलास कहते हैं उनको। फेडरेशन के इलेक्शंस हुए, मेन जनरल इलेक्शन, और उसके बाद 495 जो उपाजिलास जो है उनके होते हैं, और फिर उनकी लोकल गवर्नमेंट हेड्स ऑल द वे डाउन टू यूनियन काउंसिल्स। अब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं रजा कि क्या वजह है। आपको पता है कि पिछले हफ्ते बांग्लादेश है सरपास पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया से भी सरपास कर गया। हमें तो खैर कब का वो छोड़ चुके हैं, इंडिया से भी आगे निकल गए हैं उनकी पर कैपिटा इनकम। और मैं इतना इंट्रीग्ड हूं कि मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं कि क्या ये वजह है कि बांग्लादेश की तरक्की की 1971 ऑनवर्ड्स कि उनकी ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फंडा नहीं था, वो सीधा नीचे उनका इलेक्शन फेडरेशन है और नीचे वो फिर उपाजिलास जो है वो 495 जो हैं कंस्टिट्यूएंसीज उनका वो कराते हैं इलेक्शन। सो क्या ये वजह है? अच्छा चलें बांग्लादेश, उसके बाद मैं आपको अगला देता हूं। अगला जनाब स्वीडन, 1 करोड़ बंदा है। 1 करोड़ बंदे के लिए 20 काउंटीज हैं और 290 म्यूनिसिपैलिटीज हैं, इसके इलेक्शन होते हैं 1 करोड़ बंदे के लिए। हमारे कितने, हमारे 25 करोड़ हैं, 4 सूबे हमने, 4 सूबे, बिल्कुल बिल्कुल। स्विट्जरलैंड 90 लाख लोग, 26 कैंटॉन्स हैं, 26 कैंटॉन्स 90 लाख लोगों के लिए। मुझे नहीं समझ आती कि हम कहां से, हमको मरीख से उतरे हैं। अरे भाई सेम ह्यूमन रेस है, सेम इंटेलेक्ट है, सेम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। मसला क्या है? अगेन नो रॉकेट साइंस, थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। पता नहीं कभी हम नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन जाते हैं, कभी हम दुनिया की सुनाई कराने लगते हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए भाई, अपने अंदर भी तो देखना चाहिए ना। तो रजा ये सारी चीजें ये सॉल्व होने की जरूरत है। जब तक ये नहीं होगा सॉल्व इस तरह की चीजें, कि हम नहीं आगे बढ़ सकते। आपके पास जमीन ही नहीं है खड़े होने की, तो आप सस्पेंड ही रहेंगे। बिल्कुल। टू समराइज, मेरा पॉइंट ये है कि आप ये प्रोविंसेस के खड्डे से निकलें, आप फेडरेशन रखें और जिले जो हैं 150 जिले उनको प्रोविंसेस बना दें। इससे बहुत मिसाइल आपके हल हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता 100% मिसाइल हल हो जाएंगे, कुछ रह भी जाएंगे, शायद 2-4 मिसाइल शुरू भी हो जाएं, लेकिन इतने ज्यादा मिसाइल हल होंगे कि इट्स बेटर टू डू दिस देन नॉट टू डू इट। बिल्कुल, बेटर टू डू इट देन नॉट टू। देखिए आपने तो बड़ी, जिसे कहते हैं, ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन भी नहीं है। मैं ये आपकी बात सुन रहा था और मैं यही सोच रहा था कि ये जो इस वक्त पूरा मसला बना हुआ है, अगर इसको नियत अगर हो ना ठीक, तो फिर ये मसाइल इजीली हल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ जो होती है ना, वो गड़बड़ ये होती है कि नियत अक्सर कुछ और होती है और वो सारा काम उसमें खराब हो जाता है। एंड नियत परहैप्स इज नॉट रियली, जो आपने कहा ना कि अल्लाह देता या बशीर को सर्विसेज एट द डोर स्टेप मिले, वो कोई और चक्कर कोई और है। इधर इधर वही वाली बात है कि अपनी जो एलिट्स के को मजीद वो चाहिए, प्ले ग्राउंड चाहिए जहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर्स बन सके, गवर्नर्स लग सके, वगैरह वगैरह, चीफ सेक्रेटरीज ऑन अपॉइंट हो। मतलब इस तरह सोचते हैं ना हमारी। इमेजिन करिए कि कितना एक्सपेंस आपका कितना मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा, कितनी असेंबलियां क्रिएट होंगी, कितने चीफ मिनिस्टर जैसे आप कह रहे हैं, गवर्नर कितने होंगे, कितनी ब्यूरोक्रेसी होगी। तो मतलब ये तो रेसिपी फॉर डिजास्टर। बिल्कुल। तो अच्छा, लेकिन ये भी इसमें एक एंगल है हारून भाई, कि वो एंगल इस तरह से है कि देखें, अगर जैसे कहते हैं जो पंजाब जैसे है, वो भी तो बिल्कुल अनमैनेजेबल हो चुका हुआ है। अगर आप देखें कि मतलब इन द सेंस के दुनिया का मेरे ख्याल से 10वां बड़ा पॉलिटिकल वो पॉपुलेशन के हिसाब से टेरिटरी है। तो अब ये भी तो एक मसला है कि इतने बड़े यूनिट्स जो है उसको भी चलाते हुए कितनी बड़ी ये कॉम्प्लिकेटेड काम है। चीफ मिनिस्टर पंजाब होता बड़ा पावरफुल है, बट आई ऑल्सो फील पिटी कि उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि एक लिहाज से, क्योंकि अब तो सूबों के पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। तो ये नए सूबे तो बनने चाहिए मेरे ख्याल से। असूलन तो हमें ये तो क्या उसे कहना चाहिए, पॉइंट मानना चाहिए कि नए सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स बदलनी चाहिए। अब वो किन लाइंस पर हो, जैसे आपने पूरा एक फ्रेमवर्क दिया है, उन लाइंस पे हो या उसी का एक वर्जन या कोई और वर्जन हो, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि इस तरह की डिबेट नहीं हो रही पाकिस्तान में। ये तो अफसोस है ना रजा, दिस इज द प्रॉब्लम। वो प्रोसेस से थिंक थ्रू नहीं करते भाई। आप एनडीओ में डिबेट कराएं, आप यूनिवर्सिटीज में डिबेट कराएं, मीडिया में डिबेट कराएं भाई। आप
ये इससे निकले ना, ये जो आपने जो है कि आप 4 हैं तो 4 के आपने 40 बना दिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं होगा सॉल्व, वो और ज्यादा प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएगा। नॉट ओनली आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ेगा, ब्यूरोक्रेसी और ज्यादा हो जाएगी, इससे प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होना। मोहम्मद बशीर की दहलीज तक इशू नहीं, वो नहीं जाने देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से डिबेट, पब्लिक डिबेट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। हम तो यही बात दोबारा रिपीट करेंगे, अगरचे कि नहीं इनकी नीयत नहीं लग रही, लेकिन पब्लिक डिबेट तो होना लाजमी है। और मैं तो कहता हूँ अपना हारून भाई की पूरी असेंबली मौजूद है, सेनेट मौजूद है, देखे ना, वो उनका तो कोई इनपुट ही नहीं है भाई, शुरू कर देना आप, 3 महीने लगे रहे, हर तरह की तकरीर हो, कोई प्रपोजल सामने आए, आप ओपन अप करें इशू और फिर देखें कि वो जहां पे कंसेंसस कहां पे डेवलप होता है। वो तो कर नहीं रहे, क्लोज डोर्स डील्स जो है वो चाहते हैं कि उस तरह से हो जाए तरमीम एक मेरे और। ख्याल से बॉटम लाइन रजा ये है कि वो सिक्योरिटी स्टेट का इशू आ जाता है, और मैं देखें ना वो उसको डिबेट कराएं। आप डिफरेंट जी यूनिवर्सिटीज में अपनी कॉमसेट्स, ये एनडीयू वगैरह के अंदर डिबेट कराएं, आप अपने जो है थिंक टैंक्स में डिबेट कराएं। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन के हमने क्या इस तरह की नेशनल सिक्योरिटी, अभी टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 1 है हम, तो हाँ बुर्किना फासो और ये जो चैड एंड ये डीआरसी वगैरह, वो हम उनसे भी खराब है। तो हमें क्या फायदा वो इस तरह की नेशनल सिक्योरिटी स्टेट में? वी शुड बी very very cognizant about our national security. There is no two thoughts about it. लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो हम इसी लाइन को टो करते रहें तो उससे पूरा हो। हमें जरा थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी निकलने की, सोचने की जरूरत। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अच्छा हारून भाई, हमारा प्रोग्राम का वक्त तो बिल्कुल दौड़ दौड़ रहा है, तो आखिरी 1-2 मिनट हैं, और उसमें अगर हम थोड़ी सी ये बात कर लें आने वाले बजट के हिसाब से, आपका आई मीन आई नो कि आपकी बहुत रिजर्वेशंस होती हैं बजट मेकिंग प्रोसेस के ऊपर क्योंकि जो बजट जो बनाने का तरीका है वही वही पे ही एक बुनियाद में ही गलती है। बहरहाल ये बजट जो है बहुत ज्यादा लोगों की इस वक्त, आपको पता ही है, आप पाकिस्तान में थे अभी कुछ देर तक, कि जिस तरह से ये प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, और इन्फ्लेशन का एक और राउंड आ गया है, लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है, आम लोगों के ऊपर, इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी और दीगर भी। तो क्या इस बजट के हवाले से आप क्या समझें कि कुछ रिलीफ दे पाएगी गवर्नमेंट, या जो इनकी अभी फिस्कल पोजीशन है और आईएमएफ के कंडीशंस हैं उसमें कोई गुंजाइश बचती ही नहीं? क्या well, I mean, IMF की कंडीशन तो वो डेफिसिट से रिलेटेड है, वो आपको बता देते हैं कि जी प्राइमरी डेफिसिट इतने % होना चाहिए और आपका जो बजट डेफिसिट इतना होना चाहिए, एंड देन यू वर्क अराउंड इट। पाकिस्तान का बजट मेकिंग मैं तो बहुत दफा बता चुका हूँ कि इट्स अ लॉपसाइडेड कान इधर से पकड़ने वाली बात है पाकिस्तान का बजट के। वो बजट पहले असल बजट ऐसे बनता है कि आप अपने रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करते हैं, इनकम बताते हैं कि मेरी ये इनकम है, मैं इतना कमाता हूँ और हाँ मैंने इसके मुताबिक अपना खर्चा करना है। पाकिस्तान का उल्टा हिसाब है, पाकिस्तान में पहले खर्चे लिखे जाते हैं कि हमारे खर्चे इतने हैं, उसके बाद कहते हैं जी कि ये इतनी इनकम है तो बैलेंस जो है वो लोन ले लो। ये पाकिस्तान का आज का नहीं है, ये तो जब से मैंने होश संभाला तब से यही यही चल रहा है। तो लॉपसाइडेड किस्म का बजट है, मीनिंगलेस किस्म का बजट है, इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होता। आपने देख लिया, मैं तो कब से ईयर आफ्टर ईयर कह रहा हूँ और वही आपके सामने ही है। बाकी ये बात है कि सुनने में ये आ रहा है कि 15 ट्रिलियन के करीब जो है, 15 ट्रिलियन यानी कि 15,000 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं वो इस दफा के, जो कि अबाउट 13-14% ज्यादा हैं ये इस साल के टैक्सेस से। तो टैक्सेस जो हैं, यानी कि अपने खर्चे कम नहीं करने हैं, लेकिन जो है ना वो टैक्सेस को इंक्रीज करना है। वो टैक्स इंक्रीज होंगे आपकी, मतलब आई कैन टेल यू कि पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री जो है लिटरली, मैं आपको कभी भी नहीं इस तरह देखा हालात, बंद हो जा रही है इंडस्ट्री। 100 के करीब जो है वो ये जो फॉरेन कंपनीज हैं छोड़ के चली हैं पाकिस्तान। इन्वेस्टमेंट कोई आ नहीं रही है, कोई पाकिस्तानी खुद इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं मुल्क के अंदर। आई मीन व्हाट टू टॉक अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमिंग इन द कंट्री। कुछ मुझे समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट को तो कोई एहसास फिलहाल इस बात का नहीं है। तो मुल्क जो है वो कर्जों पे चल रहा है और रेमिटेंसेस के ऊपर चल रहा है। उसके ऊपर भी अब क्वेश्चन मार्क आ गया है, ये ईरान वॉर के बाद रेमिटेंसेस जो है वो कम होना शुरू हो गई। सो लेट्स होप के उसका क्या उसका भी कोई इसका तोड़ निकाले ये हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। भारत, आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग सब्सटेंशियल टू चेंज। अगर आप चेंज चाहते हैं
तो इस बजट को स्क्रैप करना पड़ेगा, एक नया बजट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। हम लोग तो बना चुके हैं, मुझे तो बनाए हुए मेरे यहाँ से 5-6 साल हो गए हैं। वो उसकी एक झलक मैंने पाकिस्तान की सेनेट के ऊपर मैंने और डॉक्टर इकरामुल हक में जाके मैंने और डॉक्टर साहब ने हमने प्रेजेंटेशन वहाँ पे की थी। इट्स एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, सेनेट के फ्लोर पर प्रेजेंटेशन हो चुकी है, वो हमने उसकी चेहरा भी दिखा दिया, इस तरह का बजट हो सकता है पाकिस्तान का। तो पर इस ये जो लीग ऑफ नेशंस का डॉक्यूमेंट है जो पिछले 80 साल से फोटो कॉपी करके 700 पेज का पलंदा दे दिया जाता है सारे एमएनएस को स्टैंप लगाने के लिए, कोई पढ़ता नहीं है। तो रजा आप यकीन करें इतने नालायक हैं कि उसमें से ऐसे ऐसे वो 80 साल से वो रो के ऊपर लिखा हुआ है कि फलाना टैक्स है और आगे 00 लिखा हुआ है, वो डिलीट भी नहीं करते, वो आगे चलाई जा रहे हैं। बांग्लादेश साइक्लोन फंड वो भी तक चल रहा है। तो ईस्ट पाकिस्तान साइक्लोन फंड, जी 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 बिल्कुल, और भी कई। तो बहरहाल इससे क्या एक्सपेक्ट करें? बिल्कुल जी, ये यही वाला मसला है। तो हारून भाई, आज के लिए जबरदस्त हमारी गुफ्तगू हुई, और आपसे भी और नाज़रीन से भी इजाजत लेते हैं, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।